नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969606089786445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज की हमारी डेट है 30 जनवरी और 30 जनवरी के हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कौन से हैं पहले तो हम उसको देख लेते हैं। सबसे पहले है इंडिया और श्रीलंका के बीच में किस प्रकार के रिलेशंस हैं। इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड क्या कहता है। कोल एनर्जी जो कोयला से ऊर्जा बनती है। चेस्टनट विंगो कुकू, जलकुंभी मतलब वाटर हाइसिंथ, और फार्मर्स की इनकम पे टैक्स लगाना। तो देखिए हमारा सबसे पहला आर्टिकल है इंडिया और श्रीलंका के रिलेशंस। क्यों? क्योंकि अभी रिसेंटली ही जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है जिनका नाम है एस जयशंकर, वो अभी ही श्रीलंका होकर के आए हैं। उनका मेन फोकस क्या था? उनका मेन फोकस था कि भाई जो हम श्रीलंका की अभी मदद कर रहे हैं, किस चीज के लिए? जो वहां पे आर्थिक सुधार आने की कोशिश हम करवाना चाह रहे हैं, हम जो मदद करना चाह रहे हैं श्रीलंका के लिए, वो हम कैसे उनको उसके लिए इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। प्लस हम वहां पर जो है प्रेसिडेंट को उनके इनविटेशन देने गए थे और कोलंबो से भारत की जो अपेक्षाएं हैं वो यहाँ पर कन्वे करनी गई। तो बेसिकली इन तीन ऑब्जेक्टिव के लिए वहां पर अभी गए हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं तो हमारे लिए श्रीलंका इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो पहले तो श्रीलंका जो है और इंडिया दोनों के बीच में अगर कोई पॉइंट यहाँ पे एग्जिस्ट करता है तो वो है पाक स्ट्रेट। ठीक है, एक पॉइंट एग्जिस्ट करता है जिसका नाम है पाक स्ट्रेट। और श्रीलंका के लिए हमारी इंपॉर्टेंस क्या होती है? देखिए जो श्रीलंका है ना, वो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारों में से एक कहा जाता है। और इसी तरीके से विश्व स्तर पर अगर हम बात करें तो श्रीलंका का सबसे व्यापार भागीदार भारत ही है। अगर 2016 की हम बात करें तो भारत से श्रीलंका को जो हमने निर्यात किया था, एक्सपोर्ट किया था, वो 3.83 बिलियन डॉलर के अराउंड था। श्रीलंका हमें बहुत सारी इन्वेस्टमेंट के लिए, जैसे अभी रिसेंटली कोलंबो पोर्ट के बारे में सुना ही होगा सब लोगों ने। कोलंबो पोर्ट तो काफी ज्यादा न्यूज में रहा है अभी आने वाले टाइम में, है ना। तो ये कोलंबो पोर्ट से जो हमारी यहाँ पर अपेक्षाएं हैं या फिर इन्वेस्टमेंट करने के जो हमने प्रोसेस वहां के लिए सोचे हुए हैं, वो हमने काफी सारे ऑलरेडी वहां पे किए हैं। तो उस रिस्पेक्ट में हमारा एक काफी इन्वेस्टमेंट का भी प्रोसेस बनता है। प्लस इंडिया श्रीलंका जो है आपस में एक मुक्त व्यापार समझौता, जिसे हम कहते हैं फ्री ट्रेड का अग्रीमेंट करना साइन, वो भी हमने ऑलरेडी किया हुआ है। प्लस जो कोलंबो और हम्बनटोटा पोर्ट है, ऑलरेडी अभी जो कोलंबो और हम्बनटोटा का जो पोर्ट है, वहां पर बहुत सारे जो कार्गो हैं उनको संभाला जा रहा है। क्योंकि भारत ने अभी तक दक्षिणी तट पर वहां पर अभी कोई भी पोर्ट विकसित किया नहीं है। तो अभी जो एक ही पोर्ट वहां पे चल रहा है, मतलब दो पोर्ट है वैसे तो अभी, पर हम्बनटोटा पोर्ट का उतना ज्यादा इंडिया में है नहीं, है ना। तो ये पोर्ट जो है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है भाई। ऐसे ही बहुत सारे रिलीजियस टूरिज्म जो है वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जैसे कि बुद्धिज्म टूरिज्म, या फिर मैं बात करूं मेडिकल टूरिज्म की बात करूं तो वो भी काफी ज्यादा यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। क्योंकि श्रीलंका के जो काफी सारे पेशेंट्स हैं वो चेन्नई में मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आते रहते हैं। तो बुद्धिज्म टूरिज्म भी प्रमोट होता है और चेन्नई टूरिज्म भी प्रमोट होता है। वही अगर मैं भारत और श्रीलंका की बात करूं तो ये दोनों सार्क, बिम्स्टेक और इंडियन ओशन सबके मेंबर्स रहे ही हैं। ठीक है। और इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, जिसे IORA कहते हैं, इसका मतलब होता है कि आप जो है इंडियन ओशन में एक साथ कनेक्टेड है। तो श्रीलंका जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, हमेशा से रहा है। और हमारी कोशिश रही है कि श्रीलंका के साथ हमेशा अपने मजबूत संबंध बना के रखे। भारत के पहले पड़ोसी हैं हमारे वो। और भारत की हमेशा से स्ट्रैटेजी रही है कि हमारे पहले पड़ोसी की जो नीति है वो हमारी हमेशा से एक स्ट्रैटेजी का पार्ट तो रहा ही रहा। और जब अभी रिसेंटली यहाँ पर जो है जेनेवा किलिंग में यहाँ पर श्रीलंका में जो वॉर हुए थे उसके तहत अभी यहाँ पर बात चल रही थी, तो इंडिया ने उस समय UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल में वोटिंग करने से अपने आप को एब्सटेन किया था, अनुपस्थित रहा था। मतलब वहां पे वोटिंग करने में अभी दिलचस्पी भारत ने नहीं दिखाई थी, क्योंकि अगेंस्ट वोट करना पड़ता तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती। तो अगेंस्ट वोट अभी किया ही नहीं। ठीक है।
प्लस साथ साथ भारत में जो सुरक्षा और आतंकवाद है उससे अगर निपटना है तो उसके लिए $50 बिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट भी हम लोगों ने उनको दिया है। प्लस वहां पर जो हम ये जो अभी वहां पर किसी भी प्रकार की आतंकवाद की सिचुएशन वगैरह आ रही है उसके लिए भी हमने $400 मिलियन का प्रोजेक्ट साइन किए हुए हैं ऑलरेडी। क्योंकि अभी देखो मैं बात करूं कि अभी हमारे इनके साथ क्या इश्यूज चल रहे हैं, तो देखो मैं अगर मानूं तो सबसे बड़ा इशू मुझे लगता है फिशरमैन, जो मैंने 3rd नंबर पे लिखा है। पर मुझे 1st नंबर पे लिखना चाहिए था, क्योंकि मेरे हिसाब से ये वाला इशू सबसे बड़ा इशू है। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो ये फर्स्ट वाला है। लेकिन और भी इश्यूज हैं, जैसे कि एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, जाति की समस्याएं बहुत ज्यादा होती हैं। जो वहां पर भारत के तमिल लोग रहते हैं उनको वहां पर बहुत ही माइनॉरिटीज ट्रीट किया जाता है, उनको वहां पर पावर का जो ट्रांसफर है वो दिया नहीं गया है। उनको उस सही प्रकार से पुनर्वास जो होता है, रिहैबिलिटेशन और ये सब चीजें उनको प्रोवाइड नहीं की गई है। तो क्या होता है ना कि दोनों देशों में अभी भी काफी ज्यादा स्ट्रेसफुल रिलेशन, तनावपूर्ण सिचुएशंस बनी हुई है। प्लस यहाँ पर ठीक है, इंडिया ने जो है पहले में 2012 और 13 में जो है यूएन की ह्यूमन राइट्स काउंसिल में श्रीलंका के पीछे जो अगेंस्ट है वो वोटिंग किया था। तो ये भी एक श्रीलंका को यहाँ पर प्रॉब्लम देता है कि हमने उनके अगेंस्ट वोट किया था। प्लस जो मछुआरों की समस्या, देखो ये वाली समस्या एक्चुअली में सबसे बड़ी समस्या है। श्रीलंका में क्या होता है कि मछुआरे जो है वहां पर बहुत ज्यादा जो है उनके तट पर अवैध रूप से यहाँ पर काम करते हैं। वहां पर अवैध रूप से मछली पकड़ने चले जाते हैं, अपनी नॉटिकल माइल्स को क्रॉस करके वहां चले जाते हैं, ऐसे ही उनके यहाँ पर भी आ जाते हैं। तो क्या होता है कि हमारे इंडियन फिशरमैन जो है, या आप कह लो हमारे जो तामिलियन फिशरमैन है, वो उधर पहुंच जाते हैं, उनके यहाँ आ जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम एक क्रिएट हो जाती है दोनों के बीच में, ये काफी ज्यादा बड़ा इशू एक देखने को मिलता है। प्लस एक ऐसा ही एक आइलैंड है कच्छावीयू आइलैंड, ये जो है कच्छाथीवू आइलैंड, ये अभी भी न्यूज में है, इसके ऊपर अभी भी सॉल्व नहीं किया गया है। प्लस विश्वास दोनों देशों में उतना ज्यादा नहीं है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि कोलंबो जो ईस्ट कंटेनर पोर्ट है वहां पर अभी भी जो है जो ऐसी चीज में यहाँ पर भारतीय परियोजनाओं को वहां पर खत्म करने की कोशिश करवाई जा रही है, और चीन जो है वो कोलंबो पोर्ट में अपना जो निवेश है वो इंक्रीज करता जा रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ 3 साल के लिए ऋण चुनौती की जो माफी, आर्थिक संकट से निपटने में मदद के लिए $1 बिलियन के लिए यहाँ पर जो है अच्छी प्रतिक्रिया नहीं दिखाई गई थी। ये भी एक इशू है। प्लस मैं मानती हूँ कि सबसे बड़ा एक इशू जो है वो चाइना का इशू है। अभी जो श्रीलंका है उन्होंने यहाँ पर कोलंबो पोर्ट सिटी को मंजूरी दी है चीन के लिए। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो गया। चाइना यहाँ पर ऑलरेडी हम्बन टोटा पोर्ट को डेवलप कर रहा है, जो कि ऑलरेडी 99 साल के लिए उनको लीज पे दिया जा चुका है। तो ये भी एक इशू है। प्लस साथ ही साथ श्रीलंका ने जो चीन और बेल्ट इनिशिएटिव यहाँ पे स्टार्ट किया है वो भी सपोर्ट कर रहा है। चाइना का है ना ये वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव या फिर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI। तो उसमें क्या है कि श्रीलंका में चाइना का हस्तक्षेप हद से ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो ये अगर वहां पे हस्तक्षेप चाइना का बढ़ता जाएगा, इंटरफेरेंस, तो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा जो है चिंता का कारण ये रहेगा ही रहेगा। और ये जो है काफी बढ़ते जा रहे हैं आज के समय में, काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, 2016 में भारत ने जो पाकिस्तान और चाइना में जो है एक एयरक्राफ्ट बना था जिसका नाम है चेंदगू एयरक्राफ्ट, वहां पर उसको श्रीलंका के ऊपर दबाव भी डाला गया था इंडिया द्वारा। तो एक ये भी फैक्टर रहा है हमेशा से। बाकी मैं श्रीलंका के साथ बात करूं तो श्रीलंका में हम लोग डिफेंस एक्सरसाइज भी परफॉर्म करते हैं। और इंडिया श्रीलंका के रिलेशंस प्रेजेंट सिनेरियो में काफी पीछे जाते जा रही हैं, इम्प्रूव नहीं हुए हैं। इकोनॉमिकली टाइज बढ़ रही हैं, मैं ये नहीं कहूंगी कि इकोनॉमिकली कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा है, इकोनॉमिकली इम्प्रूव भी हो रहे हैं टाइज। 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्ट भी यहाँ पर कर रहे हैं। IMF को हम लोगों ने, इंडिया ने अभी रिसेंटली ही IMF को हम लोगों ने यहाँ पर लेटर भी लिख के भेजा है कि वहां पर जो उनका इकोनॉमिक में प्रॉब्लम आ रहा है उसको ठीक करो। और हमारे यहाँ पर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो है अभी एक और अग्रीमेंट भी साइन करके आए, HICDP। ये आपके प्रीलिम से पूछा जाएगा, लिखो इसको, HICDP अग्रीमेंट किसके साथ साइन किया गया है? श्रीलंका के साथ। फुल फॉर्म लिखो इसकी क्या है? हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। इसको साइन किया है अभी ही दोनों कंट्रीज ने मिल करके। ठीक है भाई, ये लिख लेना। हमारे इनके साथ कल्चरल रिलेशंस रहे हैं। और मैं इनके साथ अगर डिफेंस एक्सरसाइज बताऊं तो लिखो अपने प्रीलिम्स के इंपॉर्टेंट नोट्स में लिखिए। 2 एक्सरसाइज इनके साथ हमारी कंडक्ट की जाती है। पहली एक्सरसाइज है मित्र शक्ति।
मित्र शक्ति, और दूसरी है स्लाइनेक्स। याद कैसे करोगे? SL का मतलब श्रीलंका, IN का मतलब इंडिया, EX का मतलब एक्सरसाइज। ये ऐसे करके याद रख लेना, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन इसके ऊपर आता है। और कई बार इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है श्रीलंका के ऊपर कि हमारी कैसी डोमेस्टिक पॉलिसीज होनी चाहिए। अभी यूपीएससी के मेंस में भी इस पे सवाल आया था कि इंडिया इज एन ओल्ड एज फ्रेंड ऑफ श्रीलंका। क्वेश्चन था, इंडिया इज एन ओल्ड एज फ्रेंड ऑफ श्रीलंका। तो इसको आपको समझाना था, ओल्ड एज फ्रेंड है श्रीलंका का, तो इसका क्या अभी प्रेजेंट के क्राइसिस में इस चीज का क्या रोल है, इसके ऊपर क्वेश्चन था कि इसका प्रेजेंट क्राइसिस में क्या इंपॉर्टेंट रोल आपको देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन इसके ऊपर ये भी ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो श्रीलंका, मैं ये कह सकती हूँ कि सिविल्स के हिसाब से, प्रीलिम्स के हिसाब से, हर एक के हिसाब से कुछ ना कुछ इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा ही रहेगा, ठीक है। इसको छोड़ के नहीं जाना है, श्रीलंका इज इम्पोर्टेंट फॉर अस, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, इसे कहते हैं दिवाला और दिवालियापन संहिता। अभी क्या होता है कि इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड के जो सिचुएशन है उसको ठीक करने की कोशिश की गई है। एक्चुअली में 2016 में आया था, उसमें चेंजेस करके अब इसको ठीक करने की भी कोशिश की गई है। लेकिन जितने भी चेंजेस किए गए फिर भी यहाँ पर उसका जो एक कार्य प्रणाली होती है, जो फंक्शनिंग होती है, वो जो जैसी चाही थी, जैसी सोची थी, ऐसी नहीं हो पाई है। अगर अभी का डेटा हिसाब से देखें तो सितंबर 2022 तक जितने भी मामले इसके ऊपर आए हैं वो 30.8% ही से जो है ठीक करके देखे गए हैं। बेसिकली इसका मीनिंग क्या होता है, ये 2016 में चीज आई थी जिसका ये मीनिंग था कि भारत के जितने भी गैर निष्पादित संपत्ति है, NPA, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स हैं, या फिर ऐसे ऋण जो अभी तक आए नहीं है, ऋण डिफॉल्टर्स है, डेब्ट डिफॉल्टर्स हैं, उनको यहाँ पर कैसे ठीक करना है, ये उसी के लिए एक रिजोल्यूशन, एक पूरा रिजाइम बनाया गया है। ये एक समाधान व्यवस्था तैयार की गई है जिसके अंदर हमारी जो भी देनदार की संपत्ति होगी उसको हम कैसे ठीक करेंगे, अपनी उद्यमशीलता को हम कैसे बढ़ावा देंगे, ये सब इसमें किया गया, जिसमें प्रॉपरली सारी चीजें लिखी गई हैं। बैंकों को बकाया जितनी भी राशि होगी उसको कैसे हम कलेक्ट करेंगे, वो हम कैसे इम्प्रूव करेंगे, ये होगा। बेसिकली दिवालियापन या फिर दिवाला कैसी सिचुएशन होती है, ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे एक व्यक्ति या कोई भी कंपनी जो भी उसका बकाया ऋण होता है वो चुकाने में नाकामयाब रहता है, वो अपने ऋण को चुका नहीं पाता है, या फिर उसका जो समय है वो उसमें नहीं चुका पाता, या फिर जब उसकी जरूरत है वो उस समय उस चीज को पूरा नहीं कर पाता है, उसको हम कहते हैं दिवालिया या दिवालापन, ठीक है। दिवालियापन भी एक ऐसी स्थिति होती है जब एक सक्षम अधिकार क्षेत्र होता है जहां पे वो चुका सकता है अपने ऋण को, ऐसा नहीं कि वो सक्षम नहीं है, फिर भी वो यहाँ पर अदालत ने उसको ऐसा बोल दिया कि भाई ये दिवालिया घोषित हो गया है, तो अब यहाँ पर वो असमर्थ जो है, उसको कानूनी रूप से ऐसा कह दिया जाता है कि ये कानूनी रूप से ये व्यक्ति अब अपने ऋण चुकाने में असमर्थ है। तो इसको हम यहाँ क्या कहते हैं, दिवालिया या दिवालियापन, ठीक है। अब ये चीजें बढ़ती जा रही हैं, अब हमें इसको अगर ठीक करना है तो उसके लिए सरकार ने यहाँ पर 2016 में यहाँ पर एक जो कहते हैं ना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, आर्थिक विकास की प्राप्ति के लिए थोड़ा सा इसको इंक्रीज कर दिया गया था, और उसके तहत जो है 2.5 लाख करोड़ बैंकिंग प्रणाली में वापस भी लाए गए थे, इसको ठीक भी किया गया था, इसमें इंप्रूवमेंट भी की गई थी, 2.5 लाख करोड़ का भुगतान वापस कर भी लिया गया था, लेकिन जितनी सोची गई थी उतना नहीं किया गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि क्या है ना कि इसका रीजन क्या है, रीजन ये है भाई, जो इसके लिए एक बोर्ड बनाया गया अलग से, दिवाला और दिवालियापन संहिता बोर्ड, ठीक है, ऐसा एक बोर्ड है जो ये कहता है कि 3400 मामलों में से 50% से अधिक मामलों का जो है वो अभी पूरा सॉल्यूशन ही नहीं आया है, जबकि सिर्फ 14% ऐसे मामले हैं जिसमें क्षतिपूर्ति करी जा सकती है, जो वहां पर प्रॉब्लम हुई है वो सॉल्यूशन निकल गया उसका, ठीक है, मतलब जो क्षति हुई थी उसका पैसा वापस मिल गया है, वो सिर्फ और सिर्फ 14% ऐसे मामले देखने को मिले हैं। जबकि क्या होता है ना कि इनका सॉल्यूशन निकालने में बहुत ज्यादा देरी हो जाती है, विलंब हो जाता है, तो इसकी वजह से यहाँ पर जो इसका सॉल्यूशन है पहले 330 डेज था, अब इसको यहाँ पर 90 डेज के एक्सटेंशन से बढ़ा दिया गया है। और 2022 में बात करूं तो 1000 करोड़ से अधिक यहाँ पर कंपनियां हैं जिनके मामलों को सुलझाने में 772 डेज अब लग चुके हैं, जबकि यहाँ पर थोड़ा सा इसको इंक्रीज करना भी चाहिए पहले के समय में,
और इसके लिए डिजिटल सॉल्यूशन जो है ना वो अपनाना चाहिए, अभी तक अपनाया नहीं गया है। डिजिटलाइजेशन की जरूरी है इसके अंदर, ताकि एक सीमा के अकॉर्डिंग इसको इम्प्रूव किया जा सके, एक सीमा में ही इसको पूरा तैयार किया जा सके। सीमा के जो पार है यहाँ पर क्षतिपूर्ति, उनके भी संबंधित प्रावधान निकाले। प्लस इसके अंदर जो सॉल्यूशन निकालने वाले लोग हैं वो यहाँ पर उतने ज्यादा अमाउंट में है नहीं, तो ज्यादा अमाउंट की जरूरत है। यहाँ पर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो होती है, राष्ट्रीय कानून कंपनी अपीलें, यहाँ पर अभी भी बहुत सी पोजीशंस खाली, 50% से ज्यादा यहाँ पर स्ट्रेंथ अभी खाली पड़ी हुई है। तो जरूरत है कि यहाँ पर भी जो है पूरी स्ट्रेंथ फिलअप करके जल्दी से जल्दी मामलों को निपटाने की सरकार द्वारा कोशिश की जाए। तो उसमें काफी अमेंडमेंट्स करके भी ठीक किया गया था, एक नया मैकेनिज्म तैयार किया था, क्योंकि हमारे भारत में जो एमएसएमई सेक्टर है, जो हमारा ये वाला सेक्टर है, सूक्ष्म लघु लघु और मध्यम उद्यम, ये सब जो है यहाँ पर इम्प्रूव किए जाएंगे इसके अंदर। प्लस इसी तंत्र में और भी चीजें इम्प्रूव करने की कोशिश की जा रही है। हमारे लिए यहाँ पर पार्लियामेंट की जो कमिटी है, जो पार्लियामेंट की एक स्थायी समिति होती है, उन्होंने साफ साफ इस बात के लिए बोला है कि जो हमारी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है, राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय, इसको कम से कम 30 दिन का समय लेना चाहिए, उसके बाद यहाँ पे नहीं इसको ज्यादा समय तक रोकना चाहिए, 30 दिनों के अंदर अंदर इसको सॉल्व कर देना चाहिए, ऐसा इन्होंने यहाँ पर बोला है। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने यहाँ पर इस चीज के लिए सॉल्यूशन दिया है कि 30 दिनों के अंदर अंदर सॉल्व करो, और जो 50% की वैकेंसी चल रही है उसको यहाँ पर जो है फिलअप करके ज्यादा से ज्यादा केसेस को सॉल्व करने की कोशिश करो। और जो यहाँ पर दिवाला और दिवालियापन संहिता है, उन मामलों को ठीक करने की यहाँ पर सिफारिश की जाए, और उनको सॉल्व करने के लिए अच्छा खासा बजट भी जो है उनको देना चाहिए, एलोकेशन ऑफ बजट जो है वो इम्प्रूव होना चाहिए। ये सब कुछ यहाँ पे लिखा गया है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है कोयला एनर्जी के ऊपर। अभी रिसेंटली जो है एक साल में 19.5 अरब डॉलर बेचने के उद्देश्य से भारत ने 2025 तक क्या किया है, सौर और पवन ऊर्जा में स्थानांतरित करने की कोशिश यहाँ पर करी है। सरकार ने ये पूरी पूरी कोशिश करी है कि ग्लोबल सोलर पावर ट्रैकर, ग्लोबल विंड पावर ट्रैकर के अनुसार भारत जो है यहाँ पर नवीकरणीय ऊर्जा ऊर्जा में आगे बढ़ने की कोशिश करे, जिससे क्या होगा, करीब करीब 78 मिलियन टन का जो कोयला है वो हम यहाँ पर विकसित कर सकते हैं। और सरकार ने इसको कोशिश भी करी है कि हम नए नए तरीके से सोलर, क्योंकि हम चाहते हैं कि भाई सोलर एनर्जी को इम्प्रूव करें। 2030 तक आते आते हम लोग यहाँ पर काफी ज्यादा अमाउंट में इंक्रीज करेंगे इसको, और हम जो है अभी जो आगे टाइम पीरियड में चाइना, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया बन रहा है, वो इंडिया भी यहाँ पर इसमें जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश करे। अब क्या है कि हम अभी रिसेंटली अगर हम देखें तो जो कोयले की खपत है वो काफी ज्यादा बढ़ती गई है। क्यों ऐसा देखने को मिला है? क्योंकि जब से यूक्रेन पर रशिया का जो आक्रमण हुआ है, उसके बाद से जो एशिया का पूरा जो ये पैसिफिक ओशन वाला रीजन है, वहां पर जो है कोयले का उत्पादन काफी बड़ा है, बढ़ना शुरू हो गया है। ठीक है, तो ये भारत के लिए काफी बड़ी चुनौती आया। और कोयला जो है यहाँ पर उसका योगदान जो है भारत के लिए अगर बात करूँ तो 3/4 है, मतलब आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा अमाउंट हम कोयले पे ही डिपेंड करते हैं। ठीक है, अभी रिसेंटली बढ़ा है, फेब्रवरी के अंत तक आते आते भी, फेब्रवरी के अंत में यूक्रेन पर जो आक्रमण हुआ था पिछले साल 2022 में, उसके बाद जो है विद्युत ऊर्जा की मैं अगर बात करूं तो उसमें वैश्विक स्तर पर कोयले का उपयोग काफी ज्यादा बढ़ा है, जिसकी वजह से हमारे जो फॉसिल फ्यूल्स है उनकी कीमतों में भी इंक्रीज हुई है। इसी की वजह से यहाँ पर स्वच्छ ईंधन के परिवर्तन जो हमने सोची है यहाँ पर, वो हम अभी इम्प्लीमेंट कर ही नहीं पाए हैं। प्लस हमने ये भी देखा कि कोविड-19 के बाद जो है गर्मी की लहर, ये भी बहुत सुनने को आया, और ये आई भी है। और आर्थिकली हम जो यहाँ पर एक इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी अभी ज्यादा जो है इंक्रीज नहीं हो पाई है। तो ये कोशिश अभी यही रही है कि इसको हम इंक्रीज करें, इसमें हम और चीजों का चेंजेस लेकर के आए, और यही डिसाइड किया गया है इस पूरे के अंदर। ठीक है, और इसके इंडिया के अलावा अगर मैं बात करूं तो यूरोपियन यूनियन एक ऐसा रीजन है, पूरा यूरोपियन संघ है, जो वहां पर भी कोयले की जो पूरी एक अमाउंट है वो यहाँ पर इंक्रीज करना शुरू हुआ है। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पर कोयले से चलने वाले, यहाँ पर जापान के साथ एशिया का एकमात्र प्रमुख देश है जहां पर इंक्रीज हुआ है। जापान के साथ साथ इंडिया, दोनों का यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। और अब हमने सोचा क्या है, हमने ये सोचा है कि हमें नेट जीरो प्राप्त करना है। हमें नेट जीरो की स्थिति तभी प्राप्त की जा सकती है जब यहाँ पर हम क्या कोशिश करें कि जितना भी कार्बन एमिशन होता है, उत्सर्जन होता है, वनों से जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेस निकल के आती हैं, उनको हम क्या करें, उनको हम
इस्तेमाल कर पाए। हम ऐसा कुछ अपनी टेक्नोलॉजी लेके आए कि इन्हीं गैसेस को हम आगे एक बैलेंस्ड वे में इसको यूज कर पाए। तो उत्सर्जन को अगर हमें काफी तेजी से कम करना है, हम वो तो कर सकते हैं कि हम इसको कम तो हम लेकर के आ सकते हैं, लेकिन इसके लिए हम लोग यहाँ पर इसको जीरो पे नहीं ला सकते। जीरो की सिचुएशन लाना अभी ऐसा काफी मुश्किल सा देखा गया है कि ये जीरो पे आए। तो ये कोशिश ज्यादा की जाए कि इसको जीरो पे कैसे लेके आए। और साथ ही साथ जो भी विकासशील देश है उनको जलवायु का जो एक नए नए प्रोस्पेक्ट्स लेके आना, उनके प्रयासों को इम्प्रूव करना, उसके लिए भी $100 बिलियन यहाँ पे देने की कोशिश की गई है। ठीक है, रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से ये चीजें इंक्रीज होती गई यहाँ पर। तो इसी वजह से यहाँ पर कोशिश की जा रही है, ऐसा एक प्लान तैयार किया जा रहा है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में गैस क्लीनिंग भी की जाएगी। अभी ऐसे प्लांट्स को लगाने की सोची जा रही है और उसमें किया भी जा रहा है, जिसमें हम नए नए चीजों को इम्प्रूव करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, अभी कोशिश हो रही है। लेट्स सी कि इसमें और क्या चेंजेस आ सकते हैं। अभी यहाँ पर इसके लिए प्रॉपरली हुआ नहीं है, अभी इम्प्रूव किया जा रहा है, कोशिश भी की जा रही है। और लेट्स सी कि ये कोशिश जो है वो कहाँ तक जाती है, इसमें क्या चीजों में चेंजेस और आता है और क्या इम्प्रूवमेंट इसके अंदर की जाती है। ठीक है, तो ये सब फैक्ट्स अपने लिख लीजिए। इन सब फैक्ट से पूछे जाते हैं, इन सब से सीधा सीधा क्वेश्चन आते हैं, क्या रहा, कहाँ पे रहा, कितना कितना अमाउंट में रहा, पूछा जाता है इनसे। नेक्स्ट अभी काफी ज्यादा न्यूज में है चेस्टनट विंग्ड कुकू। चेस्टनट चेस्टनट जो है नाम है इसका, या फिर इसको बादामी चेस्टनट होता है ना, बादामी। चेस्टनट विंग्ड कुकू, ये एक बर्ड है। क्वेश्चन आता है क्या चीज है ये, तो ये एक बर्ड है जो कि चेन्नई के अराउंड अभी रिसेंटली देखी गई है। तो ये बर्ड जो है, अभी इसका क्या इंपॉर्टेंस है, हमसे ये पूछा जाएगा। ये कुकू फैमिली से बिलोंग करती एक बर्ड है जो भी रिसेंटली चेन्नई के अराउंड काफी ज्यादा देखने को मिली है। छोटी सी बर्ड है, ज्यादा नहीं है ये, बहुत बड़ी बर्ड। इसका साइंटिफिक नेम है क्लैमेटर कोरामेंडस, याद रख लीजिएगा, बहुत छोटी सी है। 60 से 90 ग्राम की इसका जो है एक वेट होता है। ये साउथ में और श्रीलंका में देखी गई है। ठीक है ना, कोरामंडल है ना चेन्नई का, वहां देखी गई। कहाँ मिलती है ज्यादा, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, श्रीलंका, मलेशिया, फिलीपींस। जो पूरा साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया है, वहां पर मिलती है। और ये काफी माइग्रेटरी है, ये प्रवासी है, जो कि कहाँ से आती है, जब समर होते हैं नॉर्थ इंडिया में, तो ये साइड में जो है नॉर्थ इंडिया, इसमें साउथ इंडिया में आ जाती है। तो ये काफी ज्यादा प्रवासी है। और ये एक ब्रूड परजीवी है जो कि अपने अन्य पक्षियों के घोंसले में ही अपने अंडे देती है। तो ये न्यूज में थी, इसलिए मैंने यहाँ पर इसका आर्टिकल रखा है। और इसका आईयूसीएन स्टेटस जो है वो लीस्ट कंसर्न है, क्योंकि ज्यादा अमाउंट में है। तो मेरे हिसाब से इस पे क्या क्वेश्चन बनेगा, अपने आप जो नोट्स बना रहे हो सब लोग, उस नोट्स में लिखो ये एक बर्ड है, नाम लिख लो इसका, ये एक बर्ड है, इंडिया और कहाँ कहाँ मिलती है, जो मैंने नाम बताया वो लिखो, ये कहाँ कहाँ पर देखने को मिलती है, इसका वेट लिख लो थोड़ा सा। और साथ ही इसका डिस्ट्रीब्यूशन लिख लो, कहाँ कहाँ मिलती है, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं। और सबसे ज्यादा ये कहाँ पे देखने को मिलती है, वो है पॉइंट कैलिमर में। पॉइंट कैलिमर, ये पॉइंट कैलिमर भारत के ही तमिलनाडु के रीजन में पड़ता है। लिख लेना, कावेरी नदी के पास, लिख लेना, इसको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। तो आपने नोट्स जो बनाओगे वो ऐसे लिखो, चेस्टनट विंग्ड कुकू लिखो, और आगे जो मैंने फैक्ट्स आप लोगों को लिखवाए हैं, उन फैक्ट्स का आप यहाँ पे नोट बनाना शुरू करो। ठीक है, ये जो फैक्ट सारे सारे लिखवाए हैं मैंने आपको। विंटर्स में ये आती हैं, आईयूसीएन स्टेटस इसका लीस्ट कंसर्न है। हिंदी में क्या कहेंगे इसको, न्यूनतम चिंता योग्य, इसका ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि ज्यादा अमाउंट में है अभी। ठीक है ना, तो इसलिए इसकी जरूरत नहीं है कि हम इसके लिए अभी ज्यादा चिंता करें, लेकिन अभी देखी गई है, इसलिए आपको न्यूज में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा वाटर हाइसिंथ के ऊपर। अभी जो मध्य प्रदेश की एक रामसर साइट है, वो यहाँ पर सांख्या सागर उसका नाम है, वहां पर ये देखे गए हैं वाटर हाइसिंथ। वाटर हाइसिंथ क्या होते हैं, वाटर हाइसिंथ एक तरीके से एक स्पीशीज है जो कि साउथ अफ्रीका में सबसे ज्यादा मिलती है। ये वाटर बॉडीज हैं जो साउथ एशिया, साउथ अफ्रीका और इंडिया,
यहाँ पे भी मिलती है। इंडिया में भी इसका अच्छा खासा अमाउंट देखने को मिलता है। ये एक प्लांट है जो अपने आप को बहुत सारी और छोटी छोटी कंट्रीज में भी इसमें यहाँ पर उगाया है, उग चुका है। इसके अलग अलग यूजेस हैं। ठीक है, इसमें अगर हम जलकुंभी की बात करें, माइक्रोफाइट्स को स्पष्ट रूप से ये हानिकारक नहीं करते। वाटर हाइसिंथ जो है वो पानी से भरी धातुओं को हटाकर जल शोधक के रूप में काम करता है। और ये जो पूरा एक हाइसिंथ है ये वाला, ये ऑक्सीजन को यहाँ पर मात्रा में जब कमी आने लगती है तो उसको ठीक करने में मदद करता है। ये कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में मिलता है, नहीं, ये पहले लाया गया था साउथ अमेरिका से। इसकी एस्थेटिक वैल्यू, क्योंकि इसके ना पर्पल फ्लावर्स होते हैं, बहुत ब्यूटीफुल से इसके पर्पल फ्लावर्स होते हैं, तो देखने में बहुत खूबसूरत से लगते हैं। ठीक है ना, तो ये भी एक याद रखिएगा। और ये कई जगह पे इस प्लांट को एग्रीकल्चर में भी यूज किया जाता है। और उसी के लिए यहाँ पर क्या होता है कि एक वाटर प्यूरिफायर के रूप में ये काम करता है। क्यों, क्या होता है कि जो हमारे वाटर के अंदर बहुत सारे मेटल्स होते हैं, उन मेटल्स को ये हटा देता है। तो ये सब फैक्ट्स आप लोग नोट करते जाइए। और सांख्य सागर के बारे में अगर मैं बात करूं, सांख्य सागर क्या है? देखिए, अगर आप में से किसी स्टूडेंट को ये नहीं पता कि रामसर साइट्स क्या होती हैं, रामसर साइट्स जो हैं वो एक कन्वेंशन हुआ था 2 फरवरी 1971 को रामसर ईरान के अंदर। और वहां पे डिसाइड किया गया था कि हम वर्ल्ड के जितने भी इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स हैं उनको कंजर्व करेंगे। और उसी में एक वेटलैंड कौन सा आता है? सांख्य सागर वेटलैंड। ठीक है, तो यहाँ पर सांख्य सागर वेटलैंड जो है उसको यहाँ पर कंजर्व करने की कोशिश की जा रही है। ये एक शिवपुरी मध्य प्रदेश का टाउन है जहाँ पे इसको बनाया गया, जिसके पास एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है माधव नेशनल पार्क। बहुत ब्यूटीफुल जगह है। इसके आसपास काफी सारे लेक्स, एनिमल्स, फिशेस, मैमल्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स काफी सारे पड़ते हैं। ठीक है, तो ये भी आप याद रखना, ये शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट जो है उसी के अराउंड टोटल इसको सिचुएटेड है, वहीं पर इसका यूज किया जाता है। तो शिवपुरी की जो सांख्य सागर लेक है, ये जो है यूनेस्को ने भी इंपॉर्टेंट साइट डिक्लेयर की हुई है। यहाँ पर बहुत सारी आपको मछलियों की, यहाँ पर मछलियां जो है वो बहुत सारी अंडे देती है, प्रजनन रिप्रोडक्शन यहाँ पे परफॉर्म करती हैं। जुलाई 2022 में ही इसको अनाउंस किया गया था। अभी टोटल कितनी साइट्स हैं? 75 साइट्स हैं। ये वही साइट्स हैं जो अभी रिसेंटली ही बनाई गई थी, 75 साइट्स। ठीक है ना, तो ये याद रखना है। यहाँ पर 1971 ट्रीटी के अकॉर्डिंग की गई है। और इसी में आपको क्या मिलेंगे यहाँ पर, इस पूरी साइट के अंदर आपको मगर, जो मगर होते हैं वो भी देखने को मिलेंगे, जो कि भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत यहाँ पर एक बनाई गई है। यहाँ पर माधव नेशनल पार्क के तहत ही इसको क्लीनिंग का प्रोसेस भी इसका किया जाता रहा है। तो ये फैक्ट्स आपको सारे लिखते जाने हैं। अब मैंने आपको ये बताई सांख्य सागर लेक के बारे में, तो इसको लिखो आप लोग। सांख्य सागर लेक क्या है, इसके बारे में फैक्ट्स लिखो। तो जो फैक्ट्स बताए जा रहे हैं ना, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको तो बेसिकली फैक्ट्स के ऊपर फोकस करना है, आपको और कुछ फोकस में नहीं लाना। आपको सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स पे फोकस करना है। ठीक है, तो ये सारे आपको इम्पोर्टेंट सारे के सारे फैक्ट्स पूछे जाते हैं, तो इनको आप लिखते जाइए और इनको लर्न करते जाइए। इन सब से आपसे कोई ना कोई क्वेश्चन आता रहेगा। जितने जितने फैक्ट्स लिखवाते गए हैं उन सबको लर्न करते हुए इन फैक्ट्स को लिखते जाओ, समझते जाओ, और सीधा सीधा उनसे क्वेश्चन बनता है। तो और कुछ नहीं आपको करना, सिर्फ इनसे लर्न करते जाना है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद अब जो है भारत राष्ट्र समिति, इन्होंने यहाँ बोला है कि किसानों की जो आय है उस पर कर लगाने का विचार मोदी के मन की बात है। अभी आपको पता है कि जो एग्रीकल्चर से जितनी भी भारत में कृषि में इनकम होती है उस पर आय नहीं लगता है ना। एज पर 1961 आयकर अधिनियम जो है उसके धारा के अनुसार भारत में जो करदाता है उनसे जितना भी यहाँ पर कृषि आय होती है उस पर टैक्स नहीं लगता है। ठीक है, और जो भी यहाँ पर कृषि और जितने भी क्षेत्र है वो 18% यहाँ पर कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन भारत की मैक्सिमम पॉपुलेशन, 50% भारत की आबादी किस पे डिपेंडेंट है? हमारे एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। और एग्रीकल्चर हमारा स्टेट लिस्ट का टॉपिक है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ऐसा हो जाता है तो यहाँ पे क्या होगा? ठीक है,
तो देखो यार, आप भी जानते हैं कि भारतीय किसान का काफी बड़ा एक ऐसा हिस्सा है जो कि इलिटरेट है और जो कि काफी सेमी लिटरेट है, और उनको ये सब जो बुक्स अकाउंट रखना, बही खाता बनाना उतना नहीं आता है। और बैंक के जो लोन ऑफिसर्स हैं, अगर वो इस तरीके का पूरा एक बायोडाटा बनाते हैं, तैयार करते हैं, तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा उनके लिए इस पूरे का एक आकलन तैयार करना। और इस तरीके से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना और ये सब चीजें एक तैयार करना मुश्किल पड़ जाएगा, और काफी बड़ा एक ऐसा सेक्टर होगा जो कि खास बन नहीं पाएगा। और आप भी जानते हैं कि जो लोन ऑफिसर्स होते हैं, उनकी जो ऋण का जो अधिकारी है यहाँ पर, उनकी जगह बदलती रहती है हर 3 साल में। तो जो जिसने यहाँ पर प्राप्त किया हुआ है पैसा, बोरोवर है, उसके लिए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। और अभी भी ये देखने को मिला है कि पद के वर्तन के बाद शाखा में प्रवेश करने वाला जो भी नया अधिकारी होता है, वो यहाँ पर पिछले ऋण अधिकारी से जो है काम उतना खास ज्यादा प्राप्त कर नहीं पाता है। प्लस साथ ही साथ भारत में कई किसान गैर कृषि स्रोतों से मात्रा में नकद नकद जमा करते हैं, किंतु यह कृषि आय की आड़ में छिपाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर करदाता की संख्या तो बढ़ जाएगी, लेकिन थोड़ा सा रिकॉर्ड कीपिंग का फॉर्मलाइजेशन जो होता है ना, वो एक अच्छा बन नहीं पाएगा। तो ये है अभी आज की प्रेजेंट सिनारियो, अगर इस तरीके से किया जाता है। ठीक है। और आप जानते हैं कि ये स्टेट का टॉपिक है, तो स्टेट इसके ऊपर बहुत ज्यादा जो है अपना बताएगी, इसके ऊपर बहुत, जो अगर ऐसा कभी होता है तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा ऑपोजिशन सवाल करेगी, और अपनी आय का पता लगाना, आयकर रिटर्न दाखिल करना किसानों के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। ठीक है। और बहुत सारे किसान ऐसे ही हैं जो कम आय वाले स्लैब में आते हैं, तो ऑलरेडी वो आईटीआर फाइल करने से यहाँ पर छूट उनको दी जाएगी, आईटीआर फाइल नहीं करना होगा। 1991 से 2016 की जो अवधि है उसमें आप देखो तो जीडीपी जो है कृषि 32 से घटकर 15% हो गया है। लेकिन 50% पॉपुलेशन, चाहे जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कम है, लेकिन लोगों का योगदान तो अभी भी उतना ही है, 50% से ज्यादा है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि लोग बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने लगेंगे ना यहाँ पर। तो अगर टैक्स देना पड़ेगा, तो यहाँ पर जो है फसल उत्पादन, वो भी, उसमें भी उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, और प्रॉब्लम्स तो क्रिएट होंगी ही होंगी। ये पूरा कॉन्सेप्ट ही ऐसा है जिसके अंदर आप एक्सपेक्ट करोगे कि प्रॉब्लम्स इस पूरे के अंदर क्रिएशन होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे ही रहेंगे। तो ये है आपका पूरा आज के आर्टिकल्स। आई होप सब लोगों को यहाँ पर आर्टिकल्स क्लियर हो गए होंगे। ज्यादा डिफिकल्ट आर्टिकल नहीं है, बेसिक बेसिक पॉइंट यहाँ पे मैंने समझाए हैं। और आपको भी जो नोट्स बनाने हैं वो इसी रिस्पेक्ट में नोट्स को बनाते हुए चलना है। इसको आप लोग लिखते जाइए, इन नोट्स को कंप्लीट करो। आप डेली आधा घंटा पौना घंटा निकाल सकते हैं वीडियोस को समझने के लिए, तो इसको लिखते चलिए इनको। अब हमारे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे अभी एक न्यूज में चल रही है, कौन सी कंपनीज? निधि कंपनीज जो है वो न्यूज में चल रही है। अभी निधि कंपनीज क्या होती हैं, पहले हम ये समझ लेते हैं कि एक्चुअली में निधि कंपनी होती क्या है। निधि कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो गैर बैंकिंग होती है, बैंकों से इनका कोई मतलब नहीं होता। ये कैसे बनाई गई है? कंपनीज एक्ट के तहत 2013 में इनको बनाया गया है। उसके बाद जो है इस पूरी निधि कंपनी के अंदर यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर ये पूरा एक पिक्चर में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। निधि का मतलब ही क्या होता है? स्ट्राइक, खजाना। ठीक है। इसको 2014 में एक निधि रूल्स बनाए गए थे, उसके तहत बनाई गई है। और ये ऐसी कंपनीज हैं जो कि कौन कंट्रोल करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेट मामलों का मंत्रालय इसको पूरा संभालती है। ठीक है। इनको डिपॉजिट करना, सारी चीजें ये अपना ही पूरा चेक करती हैं। बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है? सबको यहाँ पर तैयार करना है। और आपको मैं बताऊं कि निधि कंपनी सबसे ज्यादा पॉपुलर कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में है। भारत में काफी निधि कंपनीज है, लेकिन 80% से ज्यादा निधि कंपनीज कहाँ पे रन कर रही हैं? अभी तमिलनाडु में रन कर रही हैं। इनका बेसिक प्रिंसिपल होता है कि आपस में लाभ, पारस्परिक लाभ को प्रमोट करने की कोशिश करनी है। तो ये लिख लीजिए। जिनको नहीं पता था, एक अलग से मिसलेनियस टॉपिक की नोटबुक बनाइए, उसमें लिखिए निधि कंपनी, और ये सारे फैक्ट्स को नोट कर लीजिए। ठीक है। नेक्स्ट अभी एक एक्सरसाइज हुई है, उसके बारे में है। एक एक्सरसाइज है ट्रॉपिक्स, एक एक्सरसाइज है एम्फेक्स। तो देखो भाई, एम्फेक्स 2023 के बारे में पहले बता दूं मैं। एक्सरसाइज एम्फेक्स क्या होती है? ये हमारी तीनों सर्विसेज जो हैं, हमारी आर्मी, हमारी नेवी और हमारी एयरफोर्स, इन तीनों को इंक्लूड करके एक ट्राई सर्विसेज यहाँ पे की जाती हैं, उसे कहते हैं एम्फेक्स एक्सरसाइज। इसको लिख लीजिए। अभी ये काकीनाडा आंध्र प्रदेश में सबसे पहली बार हुई थी, और ये इसको किया जाता है।
ठीक है, अभी ही किया गया काकीनाडा आंध्र प्रदेश में। और इसको याद रखिएगा, एम्फेक्स एक्सरसाइज किस पर्पस से की जाती है। ऐसे ही एक एक्सरसाइज है ट्रॉपिक्स। ट्रॉपिक एक्सरसाइज सिर्फ नेवी की होती है। ठीक है, अभी इंडियन नेवी ने ही यहाँ पर एक्सरसाइज करी, ये भी मैरीटाइम एक्सरसाइज है, इसका नाम है ट्रॉपिक्स। ट्रॉपिक्स की फुल फॉर्म क्या होती है, मैं लिख रही हूँ, नोट करो अपने नोट्स में, इसको लिखिए। थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज। ठीक है, ये एक्चुअली में पूरी यूनिट्स आती है इंडियन नेवी की, लेकिन इसके साथ साथ और भी इंडियन आर्मी, इंडियन फोर्स, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड भी यहाँ पर आते हैं। आप कह सकते हो एक्सरसाइज ट्रॉपिक्स जो है, इट इज द बिगेस्ट वॉर गेम ऑफ इंडियन नेवी। जनवरी से मार्च के बीच में इसको परफॉर्म किया जाता है। इसमें पूरा एक जो है बहुत बड़े लेवल पे अपना शोकेस किया जाता है बाय नेवी। फ्लैगशिप प्रोग्राम है, सबसे बड़ा प्रोग्राम है जो एक बड़े लेवल पे पार्टिसिपेशन के रूप में यहाँ पर देखा जाता है। तो ये आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है, इसके लिए इम्पोर्टेंट है, इससे सवाल किए जा सकते हैं। ठीक है भाई, लिख लीजिए इस पूरे को, इंपॉर्टेंट है पूरा का पूरा, सीधा सीधा सवाल आते हैं, कहाँ पे कब कैसे, सीधे क्वेश्चन इसके ऊपर। ठीक है, क्वेश्चंस आते हैं। राइट एवरीवन, तो ये था आपका आज का पूरा आर्टिकल। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के करंट अफेयर्स को कवर अप करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।